हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर चल रहा था। उसमें अपन जाल प्रमेय को पढ़ रहे थे। आज अपन लास्ट जो नेटवर्क थ्योरम है जाल प्रमेय है वो है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। तो जो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जाल प्रमेय, जिसमें आपकी जो प्रमेय रहेगी वो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय रहेगी। जो टॉपिक है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपके पास आज का टॉपिक है, जिसको अपन वही जैसे अपन पढ़ते आए हैं इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट के बाद में इसको अपन प्रूफ करेंगे। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। इसके कथन को समझने के बाद अपन इसको प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, इस प्रमेय के अनुसार किसी द्विपार्श्विक रेखिक सक्रिय जाल, द्विपार्श्विक का मतलब जिसमें द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं जुड़ी हो, जैसे प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो। रेखिक का मतलब आपको पता है। इसके बाद में एक आपके पास वर्ड आया सक्रिय जाल। सक्रिय जाल भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई सोर्स लगा हुआ हो उस जाल को अपन सक्रिय जाल बोलते हैं। तो इसके अनुसार एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में लोड को शक्ति संचरित अधिकतम होती है जब लोड की प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो। इसका जो स्टेटमेंट है आपके पास ये बोल रहा है कि किसी भी स्रोत से लोड को शक्ति जब संचरित होती है तो वो अधिकतम होती है। और कब होती है, जब किसी स्रोत की प्रतिबाधा और लोड की प्रतिबाधाएं दोनों एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी हो। अपन एक बार लिखते हैं, उसके बाद में अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। तो इसके अनुसार क्या था, इस प्रमेय के अनुसार किसी द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है यदि लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। ये इस प्रमेय का आपके पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में साफ बोल रहा है कि कोई एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल है जिसमें एक लोड लगा हुआ है और एक स्रोत लगा हुआ है। स्रोत की कोई आंतरिक प्रतिबाधा होगी, अपन पहले पढ़ चुके हैं। स्रोत के साथ में कोई प्रतिबाधा होती है जिसको अपन आंतरिक प्रतिबाधा बोलते हैं। स्रोत से लोड को जो शक्ति दी जाती है वो अधिकतम होती है यदि आपके पास आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा दोनों एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी हो। संयुग्मी का मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे आपके पास कोई राशि है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका संयुग्मी क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है। इसको अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से एक बार स्टेटमेंट को और समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद में अपन इसको प्रूफ करते हैं।
तो मान लो आपके पास कोई सोर्स दे रखा है जिसका वोल्टा ई दे रखी है। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई है। एक प्रतिबाधा मान लो इसकी प्रतिबाधा Z है। इस सोर्स की जो आंतरिक प्रतिबाधा वो Z है और यहाँ पे आपके पास एक लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इस लोड प्रतिरोध की जो प्रतिबाधा है वो मैं ZR मान लेता हूँ। और यहाँ पे मान लो कोई दो टर्मिनल है। ये आपके पास कोई सर्किट है जिससे मान लो ये I करंट फ्लो हो रही है। एक सोर्स है, ये इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, ये लोड प्रतिबाधा है। यहाँ से आपको क्या करना है कि इस सोर्स से लोड को जो संचरित शक्ति है, मतलब सोर्स द्वारा लोड को दी गई शक्ति अधिकतम होती है कब? जब ये प्रतिबाधा और ये वाली प्रतिबाधा है दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? संयुग्मी होंगी। तो यहाँ से अपन को प्रूफ करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? संयुग्मी प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास सबसे पहले माना इस स्रोत का जो प्रतिरोध है वो अपन मान लेते हैं R है तथा जो प्रतिघात है वो कितनी है? X है। प्रतिरोध अपन ने R मान लिया और इसका प्रतिघात जो X मान लिया। अतः इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी? आपको पता है जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध और प्रतिघात के योग के बराबर होती है। तो यदि अपन इस स्रोत की प्रतिबाधा को लिखना चाहें तो स्रोत की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? R प्लस J इंटू में क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 अपन ने इसकी प्रतिबाधा लिख दी, आंतरिक प्रतिबाधा। इसी प्रकार यदि लोड का प्रतिरोध अपन R मान लें तथा प्रतिघात कितनी मान लें? प्रतिघात अपन XR मान लेते हैं। तो आपके पास इसकी जो प्रतिबाधा हो जाएगी ZR, इससे लोड की वो कितनी हो जाएगी? R प्लस का J इंटू में कितना हो जाएगा? XR हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अभी तक कुछ नहीं किया, केवल अपन ने ये जानते हैं कि प्रतिबाधा जो होती है वो प्रतिरोध और प्रतिघात का योग होती है। तो अपन ने स्रोत और लोड की प्रतिबाधा ही लिख ली, Z और ZR। तो अपन प्रूफ क्या करेंगे? इस डायग्राम को मैं एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद में दोबारा बना लेंगे यदि जरूरत पड़ेगी। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? अतः हम सिद्ध करेंगे कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो ZR है वो क्या होनी चाहिए? संयुग्मी होनी चाहिए। इसका मतलब किसके बराबर आनी चाहिए? R माइनस आयोटा या JX के बराबर आनी चाहिए। ये अपन को प्रूफ करना है। मतलब ये जो ZR है वो इसके बराबर आनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं ये वाले और ये वाले दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? संयुग्मी हो जाएंगे। संयुग्मी को कैसे लिखते हैं? अभी बताया था आपको, x प्लस आयोटा y का संयुग्मी क्या होता है? x माइनस आयोटा y। मतलब आयोटा को माइनस में बदलना होता है। तो यहाँ से इसको अपन को ये प्रूफ करना है। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए आपको ZR बराबर ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए अपन एक R का मान निकालेंगे जो किसके बराबर आना चाहिए? कैपिटल R के बराबर। एक XR का मान निकालेंगे जो माइनस X के बराबर आना चाहिए। फिर इसमें दोनों मान रख देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं साइड में डायग्राम बना देता हूँ। आपके जो डायग्राम था वो ये वाला था। यहाँ पे ये प्रतिबाधा थी, ये लोड प्रतिबाधा है और इधर आपके पास ये A और B टर्मिनल है। ये आपके पास ZR है और ये Z है। यहाँ से मान लो I करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालते हैं। जो आपके पास ये परिपथ दे रखा है इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, इसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? ओम का नियम V बराबर IR से। तो I बराबर V अपॉन में कितना आता है? R आता है। R यहाँ पे चूंकि प्रतिबाधा है तो प्रतिबाधाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ से यदि
अतः परिपथ से प्रवाहित धारा, अच्छा इसको अपन ये भी बोल सकते हैं लोड से प्रवाहित धारा, क्योंकि परिपथ में जो धारा बहेगी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। यहाँ से जो धारा बहेगी वही जेड में से बहेगी, वही जेड आर में से बहेगी। इसका मतलब परिपथ से प्रवाहित धारा बोल दो या लोड में से प्रवाहित धारा बोल दो, एक ही बात है। तो कितनी आ जाएगी प्रवाहित धारा V अपॉन आर से। V आपके पास कितना दे रखा है, E दे रखा है, और प्रतिबाधा, ये दोनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो आप इसको क्या कर दो, जोड़ दो, Z प्लस का कितना आ जाएगा, ZR आ जाएगा। इन दोनों के मान निकाल चुके हैं अपन, Z और ZR के। E अपॉन में Z का मान कितना था, X प्लस का सॉरी R प्लस का क्या था, JX, और ZR का मान था R प्लस का JXR। ये आपके पास दोनों के मान रख दिए। अपन क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को शक्ति का मान चाहिए, और शक्ति कितनी होती है, पावर P बराबर V इंटू में I होती है, और V बराबर भी आप लोग जानते हो, ये रहा देखो V बराबर IR, तो V बराबर IR रखोगे तो कितना बन जाएगा, I स्क्वायर इंटू में R बन जाएगा। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R। तो अपन को शक्ति निकालनी है अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, आप ये प्रूफ कर रहे हो, तो शक्ति का मान चाहिए तो अपने को I स्क्वायर चाहिएगा, इसलिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, E स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो इसको और पहले सेपरेट कर लो, E अपॉन में रियल वैल्यू को एक साथ लिख लो, और जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है उसको एक साथ लिख लो, R प्लस R प्लस का J इंटू में X प्लस कितना आ जाएगा, XR आ जाएगा। यहां से यदि अपन I स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, E स्क्वायर अपॉन में, इस नीचे का स्क्वायर कैसे होता है, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस काल्पनिक वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, R प्लस RR का स्क्वायर प्लस का X प्लस XR का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 3 ले लो। यहां से अब अपने को शक्ति का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या वैल्यू निकलेगी देखो, अतः लोड में शक्ति का मान PR इज इक्वल टू, लोड में निकाल रहे हैं तो R से नोट कर रहा हूं, I स्क्वायर इंटू में RR। क्योंकि RR क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, किसमें से निकाल रहे हैं, लोड में से, तो लोड का प्रतिरोध कितना दे रखा है, RR दे रखा है, तो I स्क्वायर इंटू में RR आ जाएगा। यहाँ से आपके पास PR इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, I स्क्वायर का मान रख दो, E स्क्वायर RR अपॉन में R प्लस RR का होल स्क्वायर प्लस X प्लस XR का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 देखो, आपके पास अधिकतम शक्ति संचरण के लिए आप X R और RR का मान निकाल रहे हो। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए इस PR का मान अधिकतम है, अपन पहले ही बोल चुके हैं कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए निकाल रहे हैं, तो अधिकतम शक्ति संचरित होगी तो PR का मान अधिकतम होगा, और PR का मान अधिकतम है तो इसका जो अवकलन होगा वो 0 के बराबर होगा। जब भी कोई वैल्यू अधिकतम और मिनिमम होती है तो एक तरह से कांस्टेंट के बराबर होती है, और उनका अवकलन करते हैं तो वो 0 आता है। कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये आपके पास अधिकतम है, ये अधिकतम है तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। अब बात आती है कि अवकलन किसके सापेक्ष 0 होगा। देखो यहाँ अपन लोड में से धारा वो शक्ति का मान निकाल रहे हैं, तो लोड आपके पास प्रतिबाधा कितनी थी, R प्लस का JXR, मतलब ये प्रतिबाधा चेंज होगी तो शक्ति का मान भी चेंज होगा, और चेंज होके आपको कितना लेके आना है, अधिकतम। तो यहाँ से यदि अपन ये देखें कि ZR का मान परिवर्तन कब हो सकता है, या तो आपके पास RR चेंज हो या कौन चेंज हो, XR, इन दोनों में से कोई सा भी चेंज हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार अपन अधिकतम शक्ति
अवकलन करने के लिए एक बार इस एक्स आर के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, एक बार किसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, आर आर, क्योंकि ये दोनों चेंज होंगी, ये दोनों चेंज होंगी तभी तो जेड आर चेंज होगा। तो यहां से यदि अपन ये देखें ये पावर का मान अधिकतम है, तो अधिकतम का जो वैल्यू है उसका अवकलन जो होता है वो 0 के बराबर है। तो सबसे पहले अपन ये मान लें यदि एक्स आर का मान परिवर्तित होता है तो अधिकतम शक्ति के लिए डी पी आर अपॉन में एक्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपको एक्स आर के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करोगे तो ऊपर तो कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, आर आर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, केवल यहाँ पे एक्स आर दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करोगे यदि ऊपर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे जैसे रख लो। नीचे यहां से देखें तो अपन इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इसकी पावर 1 दे रखी है, ऊपर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा, -1 बनेगा। अवकलन में एक पावर क्या होती है, कम होती है, तो आपके पास ऊपर -2 बनेगा और -1 से गुणा भी होगा। तो यदि उस वापस नीचे लेके आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आएगा, आर प्लस आर आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में -1 से गुणा होगा और फिर अंदर वाले का अवकलन होता है। इसका तो क्या होगा, 0। इसका अवकलन क्या होगा, 2। जैसे आप एक्स स्क्वायर का करते हो तो 2x होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू में एक्स का कितना हो जाएगा, 0। एक्स का कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स आर का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में एक्स प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आर आ जाएगा। ये अवकलन कर दिया। यदि किसी के अवकलन समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लो। ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे कैसे आ जाएगी, ये आर और आर आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, केवल एक्स आर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करोगे तो इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे -1, अवकलन में एक पावर और कम हो जाती है तो -2, वापिस नीचे लेके आओगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। पुरानी जो पावर होती है वो गुणा में आ जाती है, ये ऊपर जाएगी तो -1 होगा तो -1 गुणा में हो गया। फिर इस अंदर वाले का अवकलन होता है, अंदर वाले का अवकलन करोगे तो इसका तो क्या हो गया, 0। इसका क्या होगा, 2x, x का मतलब ये पूरा x मान लो या t मान लो, तो 2t हो जाएगा। तो 2 इंटू में t, फिर इसका करोगे, इसका 0, एक्स आर का 1 हो जाएगा। तो ये अवकलन हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। तो ये नीचे वाली वैल्यू 0 में चली जाएगी, ये कांस्टेंट है वो भी 0 में चला जाएगा। तो यहां से एक वैल्यू आएगी x प्लस एक्स आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से आपके पास एक वैल्यू निकल गई, एक्स आर बराबर कितना है आपके पास, माइनस का x आ गया। एक्स आर बराबर कितना आ गया, माइनस का x आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 5 दे दो। एक वैल्यू आपके पास निकल गई। जो एक्स आर होता है वो किसके बराबर होता है, -x के बराबर होता है। एक बार तो अपन ने एक्स आर को परिवर्तित कर दिया, इस बार एक बार किसको कर सकते हैं, आर आर को। अब यदि ये मान लें यदि आर आर परिवर्तित होता है, आर आर परिवर्तित होता है तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, इस बार आप आर आर के सापेक्ष अवकलन कर दो। इस बार इस समीकरण 4 का आर आर के सापेक्ष अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा, डी पी आर अपॉन में डी आर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अवकलन करो, इसका अवकलन करना है आपको, इसका अवकलन करना है, डी बाई डी आर आर, इसका अवकलन करना है और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखो इस बार आपके पास नीचे भी आर आर है, ऊपर भी आर आर है। तो एक बार ऊपर वाले का कर दो, एक बार नीचे वाले का। अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू अपन रख सकते हैं, एक्स आर बराबर क्या है आपके पास, -x। तो एक्स आर बराबर -x रखोगे यहाँ पे, एक्स आर बराबर -x, तो x -x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास ये क्या बचेगा,
यहां से केवल आपके पास ये बचेगा डी आर आर ई स्क्वायर आर आर अपॉन में आर प्लस का कितना बचेगा आर आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। एक्स प्लस एक्स आर बराबर कितना था, जीरो था। इज इक्वल टू में क्या है, जीरो। तो ये ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट को भी जीरो में भेज दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट भी किधर चला जाएगा, जीरो में। अब अवकलन कर दो। कैसे अवकलन करोगे, एक बार ऊपर वाले का कर दो, नीचे वाले को ऐसे कैसे छोड़ दो, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का अवकलन कर दो। तो ऊपर वाले का आर आर का करोगे तो कितना हो जाएगा, वन। तो कितना आ गया, आर प्लस का आर आर का कितना का होल स्क्वायर बच गया, प्लस आर आर को ऐसे कैसे छोड़ दो, नीचे वाले का अवकलन कर दो। नीचे वाले का अवकलन करोगे तो ये ऊपर जाएगा, -2 बनेगा, एक पावर और कम होगी तो माइनस का 3, वापिस नीचे लेके आओगे तो कितना बनेगा, आर प्लस आर आर क्यूब, और यहां से -2 क्या आ जाएगा, गुणा में, क्योंकि पुरानी पावर गुणा में आ जाती है। फिर क्या करते हैं, इसका अंदर वाले का अवकलन करते हैं। अंदर वाले का आर का तो जीरो, आर आर का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से यदि ये इक्वल 0 के बराबर है, इसको सोल्व कर लो। ये आर प्लस आर आर का होल स्क्वायर, ये तो उधर 0 में चला जाएगा। इधर आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस का 2 आर आर, आर प्लस का कितना बचेगा, आर आर, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से आप लोग क्या करो, इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम इधर गुणा हो जाएगा, आर प्लस आर आर माइनस का 2 आर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एक आर आर से आर आर कैंसिल, आर माइनस का आर आर इज इक्वल टू 0, तो आर आर का मान कितना आ गया, आर आ गया। इक्वेशन नंबर 6। दो आपके पास रिजल्ट आ गए, एक एक्स आर बराबर कितना आया, माइनस का एक्स, एक आपके पास आर आर बराबर कितना आया, आर आ गया। आपके पास जो वैल्यू थी जेड आर की, वो कितनी थी, आर आर प्लस जे एक्स आर की। तो आर आर की जगह तो क्या रख सकते हो, ये आर रख सकते हो, और एक्स आर की जगह क्या रख सकते हो, माइनस एक्स। तो कितना बन गया, जे माइनस एक्स। इसका मतलब जेड आर किसके संयुग्मी है, जेड के संयुग्मी है, क्योंकि जेड का मान कितना था, आर माइनस प्लस का जे एक्स था। तो जेड और जेड आर क्या है, एक दूसरे के संयुग्मी है। और ये रिजल्ट कब निकला, जब आपने क्या माना, अधिकतम शक्ति संचरण माना, क्योंकि अधिकतम माना तभी तो अवकलन 0 हुआ। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड की प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, संयुग्मी होते हैं, परस्पर क्या होती है, संयुग्मी होते हैं। एक ये तो आपके पास इसका प्रूफ हो गया अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का। एक रिजल्ट और आता है कि अधिकतम शक्ति संचरण तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, स्रोत अपनी शक्ति लोड को कितनी दे रहा है, 10% दे रहा है, 20% दे रहा है, 50% या 100% पूरी की पूरी दे रहा है। तो यहां से एक टॉपिक पूछा जाता है आपको, लोड को संचरित अधिकतम शक्ति इक्वेशन कई बार पूछा जा चुका है कि स्रोत अपनी कितनी शक्ति लोड को देता है, कितनी % शक्ति लोड को देता है। तो यदि यहां से अपन निकालना चाहें तो एक रिजल्ट आपके पास आया है, अपन पहले ये मान लेते हैं कि लोड को संचरित शक्ति कितनी है। पहले ये देखते हैं, लोड को संचरित शक्ति कितनी आई थी भाई, पी आर बराबर कितना था, ये था ई स्क्वायर आर आर, आर प्लस आर आर का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स प्लस एक्स आर का होल स्क्वायर। ये था इक्वेशन आपने। चूंकि अपन अधिकतम शक्ति आर बराबर कितना है, आर आर, और एक्स आर बराबर कितना है, माइनस का एक्स है। तो यदि ये वैल्यू रखें अपन, तो लोड के पास जितनी शक्ति गई उसका मान कितना आएगा, देखो आर बराबर तो आर आर रख दो, तो ये तो कितना बन गया, 2r ई स्क्वायर, आर आर बराबर अपन क्या रख रहे हैं, आर, तो ऊपर भी आर लिख सकता हूं मैं, नीचे आपके पास कितना बन गया, 2r बन गया। और यहाँ तो x प्लस एक्स आर का मान माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो यदि यहां से अपन देखें
इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो यदि यहां से देखें कि लोड के पास जो शक्ति है, लोड के पास शक्ति कितनी है, ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में कितना बच गया 4r बच गया। ये लोड के पास शक्ति है। अब यदि अपन ये निकाल लें कि स्रोत के पास कितनी शक्ति थी, वहां से अपने को पता चल जाएगा कि स्रोत उसको कितनी शक्ति दे रहा है। देखो ये लोड के पास शक्ति है, ये ध्यान रखना, अपन पहले निकाल चुके हैं इसको, केवल ये कंडीशन लगाई है मैंने। तो लोड के पास शक्ति जो है ये इतनी आई है। अब यदि स्रोत की शक्ति निकालें अपन, स्रोत की शक्ति, स्रोत की शक्ति कितनी आएगी भाई, स्रोत के पास क्या क्या लगा हुआ है, देखो ये था आपके पास, ये आपके पास सोर्स था, इसमें एक प्रतिबाधा लगी हुई थी, यहाँ पे लोड प्रतिबाधा लगी हुई थी, ये था। और यहाँ पे आपके पास इसका प्रतिरोध तो कितना था R, और इसका प्रतिरोध कितना था RR, जो अपन ने ये प्रूफ कर चुके हैं कि RR किसके बराबर है, R के बराबर है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या था, PS लिख देता हूं मैं इसको सोर्स के लिए, I स्क्वायर इंटू में प्रतिरोध। इस सोर्स का प्रतिरोध क्या है, सोर्स के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया। देखो लोड के लिए निकाल रहे थे तो लोड का प्रतिरोध ले रहे थे, स्रोत के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, ये वाला और ये वाला, कितना हो गया 2r हो गया। और ये आपके पास I स्क्वायर इंटू में R, P बराबर क्या था I स्क्वायर इंटू R, ये शक्ति होगी। अब इसके धारा का मान निकाल लो, कितनी धारा बह रही है, वही V बराबर IR से I बराबर क्या होगा V अपॉन में R हो जाएगा। क्योंकि यहां से आपको धारा का मान निकालना है, तो आपको ये पता है ये जो x है प्रतिघात कितनी थी x, इसकी कितनी थी XR, और XR किसके बराबर थी -x के बराबर थी। तो जुड़ेंगी तो प्रतिबाधाएं, क्योंकि V तो कितना है आपके पास, V तो कितना है E है, वही V अपॉन R से, और प्रतिबाधा इसकी प्रतिबाधा और इसकी प्रतिबाधा, क्योंकि प्रतिबाधा में प्रतिघात आ रही है, x तो XR से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, ये किसका है प्लस का है, XR बराबर क्या आया था -x। या फिर मैं दोबारा से लिख देता हूं, इसकी प्रतिबाधा Z थी और इसकी प्रतिबाधा कितनी थी ZR, तो Z प्लस ZR, इसका होल स्क्वायर आ गया, इंटू में कितना आ गया 2R आ गया। अब इसका मान रखोगे, इसका मान रखोगे कितना है, पहले यहां से निकाल देता हूं मैं, Z प्लस ZR कितना आएगा, Z का मान तो कितना है R प्लस X, और इसका मान कितना है R प्लस का JXR। तो यहां से XR बराबर -x रखोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और R बराबर क्या रखोगे R, इसका मतलब कितना बन जाएगा, इसका मान 2R बनेगा। तो यहां से यदि वैल्यू लिखे PS की तो कितनी आएगी E स्क्वायर, और इसका मान कितना आया, देखो यहां से कितना है 4R स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है तो इसका होल स्क्वायर करोगे, इंटू में कितना आ गया 2R आ गया। तो यदि अपन यहां से वैल्यू निकाले, स्रोत की शक्ति का मान निकाले तो कितना आएगा, ये 2 से 2, एक R से R कट गया, E स्क्वायर इंटू में कितना आ गया 2R। ये स्रोत की शक्ति है। ये तो आपके पास लोड की शक्ति थी और ये स्रोत की शक्ति। यहां से आपको पता लग रहा है इसकी आधी शक्ति, देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो E स्क्वायर अपॉन 4R आ जाएगा। इसका मतलब इसकी आधी शक्ति ये वाली है, ये कितनी है, इससे आधी शक्ति है। तो लोड के पास इतनी है और स्रोत के पास कितनी थी, ये वाली। स्रोत के पास तो इतनी है और लोड के पास इतनी है, तो ये कितनी शक्ति दे दिया इसको, ये कितना मान है, इसका कितना मान है, आधा मान है। देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा E स्क्वायर अपॉन में 4R आ जाएगा। मतलब जो स्रोत है लोड को कितनी शक्ति दे रहा है, आधी शक्ति दे रहा है, खुद की कितनी दे रहा है, आधी। आधी का मतलब कितनी शक्ति दे रहा है, 50% शक्ति दे रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक दूसरे के जब संयुग्मी होंगे, स्रोत की प्रतिबाधा और लोड की प्रतिबाधा एक दूसरे के संयुग्मी होंगे, तो जो स्रोत अपनी लोड को अधिकतम शक्ति देता है वो कितनी % देता है, 50% देता है। यहां से पता लग रहा है ये स्रोत की है और ये लोड की है। यदि स्रोत में 2 का भाग दे दें तो ये लोड की आ जाती है, मतलब अपनी आधी शक्ति किसको दे देता है, लोड को दे देता है। तो ये थी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, जिसको अपन ने प्रूफ किया। ये आपके पास यूनिट कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन
यूनिट नंबर 2 पढ़े थे।